आप सभी का यहां सादर प्रणाम अभिनंदन करता हूं और एक सवाल शुरू में ही कर देता हूं कि हमसे बार बार यह कहा जाता है और हम बार बार स्वयं से भी कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान बदला गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इससे बड़ा कुछ झूठ नहीं है। अगर वोट बैंक की राजनीति के लिए बदला गया तो बदलने वाले ने बताया क्यों नहीं? सोचिएगा जरा इसको, क्योंकि वोट बैंक के लिए जो बदलेगा वो शोर मचाएगा ना। 5 किलो राशन देने वाला उस पर फोटो छपवाता है और 17 संशोधन कर देने वालों ने कभी बताया नहीं कि संविधान में संशोधन किए गए। यह बहुत बड़े चिंता का विषय है। अभी यहां सत्या सिंह चौहान जी बोल रहे हैं कि आगे 5 साल बाद लोगों को कैंसर होगा, वो होगा, वो होगा। मैं कुछ नहीं सुन पा रहा था। कहीं आगे 2 साल बाद मणिपुर हो गया तो, और मुझे दिख रहा है वो। जब जो व्यक्ति आश्वस्त है कि यह सरकार उसकी है, उसके लिए कार्य कर रही है, और जो ये सोच रहा है कि यह सरकार उसके खिलाफ कार्य कर रही है, और ये दोनों ही कंफ्यूज हैं। सरकार जो उसको खिलाफ समझ रहा है उसके लिए काम कर रही है, जो सोच रहा है मेरे लिए है उसके खिलाफ काम कर रही है, जो सोच रहा है उसके खिलाफ उसके पक्ष में काम कर रही है। तो कर क्या रही है? बिना इस बात की परवाह किए कि इस कमरे में कौन किस वर्ग जात समाज का है, मैं कभी भी बिना नाम पूछे बात करता हूं, चाहे ट्रेन हो और चाहे मंच हो, क्योंकि यह बात देश की है। वर्ष 1990 से इस देश में एक राजनीतिक माहौल बदल गया। 90 का मतलब मेरी उम्र 13.5 साल 14 साल थी। यह अलग बात है कि तब मैं कक्षा 10 में था। जब इंदिरा जी शहीद हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, मैं कक्षा 5 में था। अभी 8 साल मेरी उम्र नहीं थी। 29 नवंबर 1976 को मेरा जन्म हुआ है। बड़े भाई लोगों के साथ पीछे लगा दिया गया, पढ़ने में तेज था तो। लेकिन मुझे घटनाएं उसी तरह से याद हैं जितना उस उम्र के बच्चे को याद होनी चाहिए। तो वर्ष 1990 के पहले जो चुनाव हुआ करते थे उसमें हमारे परिवार के लोग, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, सवर्ण समुदाय की बात कर रहा हूं, ये लोग कांग्रेसी हुआ करते थे और मुसलमान उनके प्रमुख वोट बैंक थे, दलित उनके प्रमुख समर्थक थे। उस दिनों लड़ाई अगर थोड़ी बहुत चलती थी तो किसान जातियों में और अन्य जातियों में, और किसान जातियों के नेता भी सवर्ण समाज के ही लोग थे। वामपंथी नेता भी ब्राह्मण ही मिलेंगे आपको। सभी नई विचारधाराओं के नेता ब्राह्मण थे। लोकतंत्र देश में पहली बार आया था। लेकिन 90 के बाद हिंदुत्व का नारा लगा। हिंदुत्व का नारा लगते ही क्या हुआ? मुसलमान से आप दूर हुए तो मुसलमान कहां गया? आप तो भाजपा में गए, लेकिन मुसलमान कहां गया? और आप जो लोग भी यहां बैठे हैं या जो यहां बैठे हैं लेकिन बीजेपी के समर्थक नहीं है, वे भी सब लोग ये मानते हैं कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी है। तो मुसलमान कहां चले गए? कहीं अलग चले गए? थोड़ी सी बात राजनीति पर करूंगा, फिर संविधान पर बात करूंगा। मुसलमान भी तो हिंदू पार्टियों के ही साथ हैं ना। मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी हो, चाहे जनता दल यू हो, चाहे कभी चौधरी अजीत जी थे, आज उनके सुपुत्र जी हैं, ये लोग भी तो हिंदू ही हैं ना। चाहे कांसी राम जी रहे हो, मायावती जी रही हो, ये लोग भी तो हिंदू ही हैं ना। अच्छा चलिए वो मान लेते हैं कि वो हिंदू नहीं है, तो अभी आपके यहां जो हिंदूवादी राजनीति करता है वो उनको हिंदू ही मानता है। तो मुसलमान किससे अलग होकर किसके पास गया, यहीं से समझ में आ जाएगा। यानी मुसलमान सवर्णों के साथ था, उनके पक्ष में वोट करता था, वहां से हटकर चला गया दूसरे समाज के साथ, वो भी हिंदू समाज ही है। और इस लोकतंत्र में अगर किसी के साथ से लोग हटते हैं तो मजबूत होगा कि कमजोर होगा? लोकतंत्र में अगर आपके साथी हट जाएंगे, वैसे तो राजतंत्र में हटेंगे तब भी कमजोर होंगे, लेकिन लोकतंत्र में अगर आपके
जन्म के आधार पर आपसे नफरत करने वाले ज्यादा हो जाएंगे। जन्म के आधार का मतलब धर्म और जाति दोनों जन्म के आधार पर है। तो अगर आपने हिंदू बनने के चक्कर में मुसलमानों को भगाया तो आप अलग थलग हुए या मजबूत हुए? अलग थलग हो गए। चलिए, आपको यह अंदाजा नहीं लगा, आपको नारा क्या लगाया गया? मैं संविधान पर आ रहा हूं, यहां से मैं संविधान पर आ रहा हूं। 370 का नारा लगाया गया, 370 और 44 का नारा लगाया गया, राम मंदिर का नारा लगाया गया। हम लोग उस समय भी किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। मैं स्वयं भाजपा का न्याय पंचायत प्रमुख रहा हूं, 14 गांवों का मैं प्रमुख था जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था। खूब नारा लगाते थे हम लोग। लेकिन मैं किस यात्रा की बात कर रहा हूं कि आखिर जब सरकारें आपकी हैं तो आप कमजोर कैसे पड़े हैं? आपने उससे नफरत की जो आपको वोट दे करके सत्ता तक ले जाते थे। फिर इसके बाद जो वर्ग आपको वोट दे रहा था उसका एक नेता खड़ा हुआ होना भी चाहिए। कांसीराम, मायावती जी दलित समाज को अलग ले गई, वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। 4 बार में से 3 बार उनकी सीटें उत्तर प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों की 1/4 भी नहीं थी, 20% से कम थी। पहली बार मुख्यमंत्री बनी, 67 सीटें थी, 67, 425 में से 67 सीटें। दूसरी बार 425 में से 67, तीसरी बार 425 में से 98, 100 सीट भी नहीं थी, कभी 100 सीट भी नहीं थी। आप सोच कर देखिए कि कभी 100 सीट भी जिसकी नहीं थी और 4 बार सीएम बनी, चौथी बार पूर्ण बहुमत में बनी। ये 3 बार उनको समर्थन कौन दिया था? भाजपा ने। तीनों बार भाजपा ने दिया। और भाजपा का वोट बैंक कौन है? सवर्ण समाज के लोग। आप चाहे स्वयं सवर्ण हो या ना हो, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। और जैसे जैसे उस समाज को राजनीति में हिस्सेदारी मिली, आज सवर्णों को सबसे जोर जोर से गाली देने वाला समाज कौन है? यादव, मुसलमान, कुर्मी, जाट? जी नहीं। क्यों ऐसा हुआ? यह सोचने वाली बात है। बदला नहीं लेना है। यह देश हमारा है, हम किससे बदला लेंगे, किससे नफरत करेंगे, लेकिन सोचना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। सोचना हमारी जिम्मेदारी है कि आखिर ये कैसे बदलाव हो गया कि हमने अपने समर्थन से जिसको सत्ता पर बैठाया वही समाज सबसे ज्यादा हमारे अस्तित्व का दुश्मन इस समय बन गया है। ये शब्द मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूं। इस देश में मूल निवासी का नारा लग रहा है। और एक बात और कह दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को के चेहरे को देखकर मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा तो खतरा नहीं है। दरअसल आप यहां अगर बैठे हैं और इस शहर में आधा इलाका बाढ़ का है, उधर कभी न गए हैं, न जाते हैं, न जाना चाहते हैं, और कहते हैं यहां हमारे घर तक पानी आएगा तब मानूंगा कि शहर में बाढ़ आया है, तो गलती तो आपकी है ना। वर्तमान में आप सूचना कैसे पाएंगे? अखबार से। अखबार में ये बातें छपेंगी नहीं। फिर कैसे पाएंगे? नेशनल टेलीविजन से। उसमें ये बातें आएंगी नहीं, उसमें तो हिंदू मुस्लिम दिखाया जाएगा। और फिर सूचना कहां से पाएंगे? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर आप में से कितने लोग जानते हैं बामन मेश्राम को? और कोई जो जानते हैं हाथ उठाएं। बामन मेश्राम को कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, कितने लोग नहीं जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। बामन मेश्राम को कितने लोग नहीं जानते? हाथ उठाइए जिम्मेदारी पूर्वक। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी अभियान चला रहा है ब्राह्मणों के कत्लेआम का। मैं स्वयं अंबेडकरवादी खेमे में रहा हूं। वहां पूरा नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि कैसे कश्मीर की तरह से यहां ब्राह्मणों को मार डाला जाए, और उसको सरकार पूरी सुरक्षा दे रखी है। आपको पता नहीं है, आजमगढ़ हो, मऊ हो, सीतापुर हो, चाहे कोई भी गांव हो, जिला हो, हर गांव के मोहल्लों में रात में बम सेफ के लोग जाते हैं और आपके धर्म के खिलाफ, आपकी जात के खिलाफ जहरीली बातें सुनाते हैं। वहां सुनाया जाता है कि भगवान विष्णु
एक धूर्त ब्राह्मण था, वो भेड़ चराने वाला था, वो कहीं उत्तर से झुंड आया था, उसके साथ आया था, और इसी सरकार के समय पर ये बातें रात में सरेआम सुनाई जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि कहीं सुनते हैं वहां थोड़ी सी झगड़ा हुई, मार दिया गया ब्राह्मण बच्चे को? ये आप यूं ही मत समझिए। चलिए मेरे साथ, आप अगर यही कोई विद्यार्थी उस समाज का होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, खुलकर बात करें, बता देंगे कि क्या हो रहा है गांव में। दरअसल सोशल मीडिया की एक समस्या है, आप जो विचार पसंद करेंगे आपकी स्क्रीन पर वही आएगा। आपने चूंकि उधर देखा ही नहीं, चलिए मैं कुछ और नाम ले रहा हूं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को कितने लोग जानते हैं? और कोई? तो फिर आपके खिलाफ जहर बोने वाली विचारधारा कौन पनपा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए आप बहुत निश्चिंत होकर बैठे हैं, इसीलिए आप कैंसर और पर्यावरण पर चिंता कर रहे हैं। सत्या भाई बुरा मत मानिएगा इसको। हाँ, आप उनको कुछ भी दे देंगे, वहां विचारधारा ऐसी पैदा की जा रही है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें सरकार का पूरा साथ है। यहां बैठे लोग ये मानेंगे कि धर्मांतरण रोकने की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? सब लोग अपने अपने धारणा से उत्तर दे दीजिए। भाजपा। अच्छा, भाजपा, ठीक है, बहुत अच्छा। धर्मांतरण करने का खतरा किस जाति को है? ब्राह्मण ज्यादा धर्मांतरण कर लेंगे कि यादव कर लेंगे, कुर्मी जात यानी किसान जातियां कर लेंगी, या कि दलित करेंगे? तो एससी एसटी एक्ट का संरक्षण किसको दिया गया? अब दलित सरेआम धर्मांतरण कर रहा है, आप जाकर मना भी नहीं कर सकते। मना करने जाएंगे एससी एसटी एक्ट लगेगा, जाएंगे जेल में। और ये एससी एसटी एक्ट कौन बनाया है? वर्तमान सरकार ने बनाया है। जो आप देख रहे हैं उसके ठीक उल्टा सब कुछ चल रहा है। और जब मैं नजदीक से देख कर आया हूं तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये हो क्या रहा है। चलिए मैं आपको संविधान के कुछ संशोधन दिखाता हूं। आप लोग सुनते होंगे कि -40 वाले का एडमिशन हो जा रहा है, 500 में से 9 नंबर पाने वाला टीचर बन जा रहा है। वो पंपलेट है क्या? वैसे तो हमारी किताब के इस पृष्ठ पर है, ये किताब के इस पृष्ठ पर है, लेकिन इसमें थोड़ा बड़े में लिखा हुआ है। आप सुनते होंगे कि आप सुनते होंगे कि इस समय एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि -40 वाला भी नीट में एडमिशन पा ले रहा है, 9 नंबर पाने वाला भी शिक्षक बन जा रहा है, 500 में से 9 नंबर। यह व्यवस्था किसने बनाई? मैं आपको 4 विकल्प दे रहा हूं कि संविधान में इस तरह की व्यवस्था इन 4 में से किसने बनाई। पहला ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा इंदिरा गांधी। 4 में से किसने ये इतनी बड़ी धूर्तता करने वाला कानून बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी अनुच्छेद 335 में 82वां संविधान संशोधन के जरिए एक परंतु जोड़ दिया, और उसमें साफ साफ जो लिखा था कि एससी एसटी के समुदाय से भी अगर कोई व्यक्ति सरकार की सेवा में आएगा तो उसको योग्यता पूरी करनी ही होगी, उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसी को नरेंद्र मोदी जी सदन में कोट करके पंडित जवाहरलाल नेहरू का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि यह आर्टिकल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जुड़वाया था मूल संविधान में, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने 82वें संविधान संशोधन सन 2000 के जरिए बदला है। और इस भारत में इस समय अगर ब्राह्मणों से वोट करवा दिया जाए तो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। जो राष्ट्र को बर्बाद करने वाला संशोधन कर दिया है 82वां संविधान संशोधन, वो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी उसी समाज में माना जाता है जो खुद को चाणक्यवंशी कहता है। क्यों चाणक्यवंशी कहते हैं? क्योंकि चाणक्य थे, फिर आप वंशी हैं, और बीच में कहां आप गायब थे आपको पता ही नहीं है। ये ठीक हुआ है? ये राष्ट्रहित में है कि 9 नंबर पाने वाला शिक्षक बन जाए? अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक महिला शिक्षिका है,
उसे कहा जा रहा है भविष्य लिखो, वो भविष्य लिख रही है। उसे कहा जा रहा नालंदा लिखो, नालंदा उसने ऐसे लिखा कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। ना लिखा, फिर ल लिखा, फिर आधा न, फिर थोड़ी दूर पे दो पाई खींच दिया, फिर दो लिख दिया। पढ़ेंगे कैसे? और यकीन मानिए, मैंने शुरू में क्या कहा कि आपकी जाति से मुझे कोई मतलब नहीं है। बिहार से बहुत सारे दलित समाज के लोग मुझे फोन करते हैं कि त्रिपाठी जी, इतने नालायकों को नौकरी मिल रही है और ये सब मोहल्ले में भी आफत करते हैं। ये कौन सा कानून बन गया है? तो पहले आपने सदन में अपराधियों को भेजा था ना। तो जो सदन में अपराधी जाएंगे तो क्या वो पढ़े लिखे वाला कानून बनाएंगे? मैं आजकल जो भी सांसद विधायक हमसे मिल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि फला तारीख को तो जो ये कानून पास हुआ उस समय आप सदन में बैठे थे। अच्छा, चूंकि हम एडवोकेट हैं, जजों को, वकीलों को पढ़ाकर जज बनाए हैं, तो जो पक्ष लेने के लिए वकालत किया होता है उसको निष्पक्ष होने की क्षमता तक पहुंचा देना। ठीक है, तो क्रॉस क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कैसे करना है। तो हम पहले पूछते हैं कि फला साल में आप तो इतने दिन सत्र में थे, हाँ थे, इस तारीख को भी थे, हाँ थे, इस तारीख को ये अधिनियम पास हो रहा था, आपका समर्थन था। कौन सा अधिनियम? हम कभी ना पढ़े साइन किए थे क्या? ये हालात हैं। मूल संविधान में 17 संशोधन किए गए हैं आरक्षण को बढ़ाने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि 17 को 1 और 7, 1 लिखेंगे 7 लिखेंगे 17 होगा। इसको 7 को दहाई इकाई के जगह पर करके 1 को दहाई पर कर दीजिए, 71 बना लीजिए। अगर आदेशों को जोड़ेंगे, सरकारी आदेशों को जोड़ेंगे, तो यह संख्या 17 नहीं 71 हो जाएगी, जिसके जरिए आरक्षण को बढ़ाया गया है। संविधान में आरक्षण की बात नहीं थी, संविधान में संरक्षण की बात थी। संरक्षण और आरक्षण में अंतर है। संरक्षण क्या है? संरक्षण यह है कि कोई भी अगर गरीबी के कारण से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तो उसको मुफ्त में वो सुविधा दे दी जाए, ये संरक्षण है ना। संरक्षण क्या है कि आप में से जो बिना भोजन किए आ गया उसके लिए भोजन सबके पॉकेट से कुछ पैसा जुटाकर लाया जाएगा, ये संरक्षण है। आरक्षण क्या हो जाएगा? आरक्षण निश्चित हो जाता है, ये 5 लोग खाना खाएंगे, अब चाहे ये भूखे हो या भरे पेट हो खाएंगे यही, और चाहे भले भूखे पेट हो इनको नहीं मिलेगा, ये आरक्षण है। आरक्षण में प्रतिबंध होता है। आरक्षण हमेशा जिनको नहीं होता है उन्हें रोकने के लिए होता है। तो ये प्रतिबंधात्मक प्रावधान बार बार संशोधन करके बढ़ाए गए हैं। अभी आपने कहा कि लक्षद्वीप में 100% आरक्षण है, मैं थोड़ा सुधार दूं, उत्तर प्रदेश में भी 100% आरक्षण है। 100% आरक्षण किसे कहते हैं? अगर हम 5 लोग आ रहे हैं और यहां 50 लोग हैं, किसी के लिए सीट रिजर्व नहीं है, लेकिन हम जो 5 आ रहे हैं हमारे लिए पांचों के लिए सीट रिजर्व है, तो हमारे अपने समूह के लिए तो 100% आरक्षण हो गया ना। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 403, 403 में से 84 विधानसभा सीटें सुरक्षित है। मायावती जी 67 सीटें पाके मुख्यमंत्री बनी थी 425 पर, और 84 तो सुरक्षित है। जब 84 का आप प्रतिशत निकालेंगे तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की कुल पॉपुलेशन जितनी है उतनी सीटें रिजर्व है। तो 100% आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? जितनी उनकी कुल आबादी है, पूरे आबादी के बराबर सीट रिजर्व है। उनकी कुल आबादी 24% के आसपास है। लोकसभा में 543 में से 131 सीटें रिजर्व हैं, और 131 को जब 543 के प्रतिशतता में देखेंगे तो यह आएगा 24.31%। और आबादी कितनी? 23 से 24%। जितनी आबादी उतनी सीट रिजर्व है। फिर भी हम अवधेश प्रसाद को जब अयोध्या की सामान्य सीट से चुनाव जिता देते हैं तो हम लोग, सब लोग, पूरा भारत जश्न मनाता है कि शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को हम सामान्य सीट से चुनाव जितवा दिए, हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है।
बिल्कुल हम जश्न मनाएंगे कि लोकतंत्र हमारा आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र किस रूप में आगे बढ़ रहा है? हमें वहां चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है जन्म के आधार पर। जहां भी सीटें सुरक्षित हैं, जहां भी सीटें सुरक्षित हैं, वहां जन्म के आधार पर हमको रोका जाता है। हम यादव हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। हम कुर्मी हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। हम बढ़ई हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। हम नाई हैं, अंसारी हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। जन्म के आधार पर रोका जा रहा है। तो एक ऐसी डेमोक्रेसी है, जो पॉपुलर है उसको चुनाव लड़ने दीजिए ना, और हर किसी को लड़ने दीजिए, जो वोट पाएगा जीतेगा। तो यह प्रतिबंध है कि नहीं है? जन्म के आधार पर प्रतिबंध है कि नहीं है? मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, तमाम अच्छे के पैमाना मैं यह ले रहा हूं कि मैं 5000 साल तक दलितों का शोषण हुआ, जो दलित समाज के लोग कहते हैं, मैं उसमें 1000 जोड़कर कहता हूं 6000 शोषण हुआ। मैं किसी भी दलित समाज के व्यक्ति से दलित समाज के लिए ज्यादा करने वाले भाव का हूं, तब भी क्या मुझे उस सीट से चुनाव लड़ने दिया जाएगा? तो आखिर ये जन्म के आधार पर प्रतिबंध लगाना लोकतांत्रिक व्यवस्था है या उसके खिलाफ है? अब ये संविधान में क्या थी? मूल संविधान में इसकी जड़ 1932 के पूना पैक्ट से आती है। 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था वो अंग्रेजों के दबाव के कारण हुआ था। अंग्रेजों का दबाव क्यों? क्योंकि चीजें उनके हाथ में थी। उन्होंने महात्मा गांधी को सभी हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव मानने से मना कर दिया था लंदन में। उसी पर नाराज होकर के महात्मा गांधी वहां से चले आए थे दिसंबर 1931 में, और उन्होंने वहां धमकी दी थी कि अगर हमारे समाज को बांटने वाला कानून आपने बना दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। उनके आने के बाद उनको पता चला कि जो मांग डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे उसको दोगुना करके सरकार ने स्वीकार कर लिया। एक उतना ही नहीं स्वीकार कर लिया, दोगुना करके स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी ने अनशन किया। अनशन के बाद समझौता हुआ, लेकिन समझौता में क्या हुआ? समझौता में मूल संविधान जो सरकार ने दिया था, अंग्रेजी सरकार ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को 71 सीट्स दी थी। 71 सीट्स दी थी पूरे विधानसभाओं में। महात्मा गांधी ने समझौते के तहत उनको 148 सीटें दी। जहां 71 सीटें दी गई थी, वहां कितनी दी गई? 148। 148 सीटें दी गई। फिर भी यह कहा जाता है कि महात्मा गांधी उनके खिलाफ थे। चलिए अगली बात पर चलते हैं। जब महात्मा गांधी ने 148 सीट दे दी तो वर्ष 1937 में चुनाव हुआ। यह संशोधन कब से लागू होना था? जो ये समझौता हुआ था, यह पहले ही चुनाव से लागू होना था। देश के आजाद हो जाने के बाद, संविधान बन जाने के बाद नहीं, क्योंकि तब तो 1932 में कल्पना ही नहीं थी कि देश आजाद होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। तो वर्ष 1937 में पहली बार असेंबली का चुनाव हुआ। वर्ष 1936 में प्रत्याशियों को, कैंडिडेट्स को सीटें बांटी गई, टिकट बांटे गए। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उनके पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और उन्होंने अपनी पार्टी से बंबई प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट के लिए 15 सीटें रिजर्व थीं, वो 15 की 15 सीटें महार जाति को दी। गोलमेज सम्मेलन में जब मांगने गए थे तो क्या बनकर गए थे? सभी शेड्यूल कास्ट के लीडर बनकर। महात्मा गांधी को उन्होंने जलील कर दिया था कि ये शेड्यूल कास्ट के लीडर नहीं है। और जब टिकट देने की बारी आई तो उन्होंने 15 की 15 सीटें अपने जात के, महार जात के लोगों को दी। और जब उनकी आलोचना की गई तो उन्होंने चुनावी भाषण में कहा है, मैंने इस पर वीडियो बनाई, उनके वांग्मय में लिखा हुआ है, मैंने डॉक्टर अंबेडकर का पूरा वांग्मय 40 खंडों का पढ़ा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब हम संघर्ष करके मांग कर ले आए हैं तो अपनी जात को नहीं देंगे तो क्या इनको देंगे? आप सबके रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे या अपनी जात का बनकर गए थे? अब इसको मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ रहा हूं कि जो डॉक्टर अंबेडकर उस समय
सभी दलितों के लिए, सभी शेड्यूल कास्ट के लिए 15 सीटें मांगे, लेकिन अपने ही जात के लोगों को दे दिए। वही काम आज सभी पार्टियां कर रही हैं। शेड्यूल कास्ट की केवल 3 से 4 जातियां ही सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। मोहनलालगंज की सीट रिजर्व है, केवल एक जात पासवान जात के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। मैं जहां से आता हूं विधानसभा सीट सुरक्षित है, मुहम्मदाबाद गोहना, केवल 3 ही जात के लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। यानी जो उसमें बहुसंख्यक समाज है वही चुनाव लड़ता है, जीतता है। जो उसमें छोटी जातियों के, कम संख्या वाली जातियों के लोग हैं वो बहुत पीछे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संशोधन का, इस प्रावधान का जो उद्देश्य था, उसका लाभ जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला। नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि जिसकी संख्या ज्यादा है, एक नारा लगता है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी, अच्छा हिस्सेदारी। अब एक बात और बता दें, कभी कभी कुछ नारे लगते तो हैं इसको डराने के लिए, वो लेकिन वास्तव में हथियाया जाता है इसका। जैसे हिंदू मुस्लिम का नारा आपको लगता है मुसलमानों के खिलाफ लगा, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, यह नारा सवर्णों को सत्ता से हटाने के लिए लगा था। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सारे तथ्यों के साथ सबूत दे दूंगा। यह सवर्णों को सत्ता से बाहर करने के लिए दिया गया। और 2012 से आज तक अगर देखेंगे, केवल 2012 से 14 से जब से सरकार आ गई है, सवर्णों के हर क्षेत्र में ग्राफ नीचे गया। हर समाज इनके पर हमलावर हुआ, और वह समाज जिनका घर है कभी कभी तोड़ते हैं, टीवी पर दिखाते हैं, आप पर जब हमले होते हैं तो उसको नहीं दिखाते, इस नाते समाज जान नहीं पाता है। लेकिन वह समाज आपसे मजबूत हो गया, उसको हर समाज की स्वीकारोक्ति भी मिल रही है। तो उसी तरह से जिसकी जितनी संख्या भारी का नारा लगता है, कहने के लिए, सवर्णों को डराने के लिए लगता है, वास्तव में यह दलित समाज की कम संख्या की जातियों को दबाने के लिए नारा लगता है। तो जब आप इस रूप में देखेंगे तो वह नारा आपको दिखाई देगा कि दलित समाज की जो कम संख्या की जातियां हैं उनको आज तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। हरियाणा में आप चले जाइए, उसकी पूरी रिपोर्ट आई हुई है। क्यों उसकी रिपोर्ट आई है? क्योंकि वहां पर शेड्यूल कास्ट के उपवर्गीकरण का मुकदमा हुआ। हरियाणा राज्य ने मुकदमा किया था, जिस पर गवई साहब का फैसला आया था। हरियाणा और पंजाब का पूरा डेटा मिलेगा, वहां पर आप पाएंगे कि जो क्लास 1 की नौकरी है शेड्यूल कास्ट के केवल एक जात के लोग, उसमें 87% है। क्लास 2 की नौकरी में 67% है। क्लास 3 की नौकरी में 55% है। और क्लास 4 की नौकरी में एक दूसरी जाति है, वो 80% है, वाल्मीकि जाति। 3 जातियां हरियाणा की सारी सरकारी नौकरी लेती हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी, वो पड़ गया कमजोरों पर भारी। नारा लगता है सवर्णों के खिलाफ, असर किस पर होता है? वैसे ही हिंदू मुसलमान का नारा लगता है हिंदू मुसलमान के लिए, लेकिन असर किस पर हुआ? अभी हम मूल संविधान पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने थोड़ी राजनीति पर बात कर दी। तो थोड़ा दिमाग को झकझोरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति में हर समय सत्ता में तो आप ही है, लेकिन पतन कैसे है? तो सत्ता में आप हैं फिर भी पतन कैसे है? 17 संशोधन हुए हैं। अभी हम लोग पूछते हैं कि ये नहीं तो कौन? तो मैं पूछता हूं कि आप इनको क्यों पसंद करते हैं? तो आप कहते हैं कि ये हिंदूवादी हैं। चलिए बता दीजिए कि इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कौन सा उनको हिंद महासागर में फेंक देने वाला काम कर दिया? बता दीजिए। ठीक, 1 मिनट, एक आपको मैं उत्तर दे रहा हूं। एक कानून बना है उत्तराखंड में, और अब गुजरात में भी शायद बनने वाला या बन गया है, कॉमन सिविल कोड बना है। फीता भी काट दिया गया। चाणक्य वंशियों में से किसी ने पढ़ा उसको, तो काहे का चाणक्य वंशी? मैंने पढ़ा। दूसरा कारण यह भी है कि हमको पढ़ने में 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। अरे हिंदू पर्सनल लॉ लिखे होंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लिखे होंगे, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ लिखे होंगे, उसका कॉमनाइजेशन किए होंगे, कुछ नहीं किया है। हिंदू पर्सनल लॉ की सारी शर्तें हिंदू के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की सारी शर्तें मुस्लिम के लिए, सबकी लिख दिया और सबका एक में कंपाइलेशन करके ऊपर से मुहर लगा दिया कॉमन सिविल कोड। एक बदलाव केवल मुस्लिम समाज के लिए किया है कि जो 4 विवाह पुरुष कर लेते थे, बस वो एक, शेष और कोई बदलाव नहीं। उनके उत्तराधिकार का नियम जो परंपरागत है उन पर लागू है, जो आपका है आप पर लागू, एवरीथिंग जो जिसके लिए थी वही है। तो काहे का कॉमन सिविल कोड?
इसलिए है कि उनको यह पता है कि वो कुछ भी कर देंगे तो उसको आप मानेंगे कि आपके भले के लिए ही किए होंगे। तो अब चलिए, एक ऐसा अनुच्छेद, एक ऐसी धारा संविधान की जिसको बदलने को लेकर खूब शोर मचाया गया, चुनावी मुद्दा बनाया गया, उसका नाम है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 पर 40 साल तक हमारा वोट लिया गया और बाद में उसको हटाया कैसे गया? सामान्य बहुमत से कानून बनाया गया। तो जब सामान्य बहुमत से ही कानून बनाना था तो 2019 में क्यों बनाए आप? 2014 में भी आपको पूर्ण बहुमत था। समझिएगा, मामूली बहुमत से एक कानून बनाया गया, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, जो 5 अगस्त 2019 को पारित हुआ। यह मामूली विधेयक है, बिल है, साधारण बिल है, ऑर्डिनरी बिल जिसको कहते हैं आप, जो सामान्य बहुमत से पास होता है। इसी बीच भाजपा सरकारों ने, मैं कांग्रेस को भी गिनूंगा लेकिन अभी पहले भाजपा पर बात कर रहे हैं, इसी बीच भाजपा सरकारों ने 8 बार संविधान संशोधन के बिल पास किए। 8 वे संशोधन जिनमें आरक्षण बढ़ाया गया, 8 संशोधन बिल पास किए हैं। मैं आपको गिना रहा हूं जो भाजपा सरकारों ने पास किए। क्या उसके बारे में कभी बताया गया? चलिए आपको मैं गिनाता हूं। सबसे पहले वर्ष 1990 में बीपी सिंह की सरकार को समर्थन इनका था, उस समय संशोधन पारित किया गया, अनुच्छेद 334 को बदला गया। 334 याद रख लीजिए आप लोग, अनुच्छेद 334 सर्वाधिक बार संशोधित अनुच्छेद है। उसी के जरिए एससी और एसटी के लिए लोकसभा विधानसभा का आरक्षण 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। संविधान में उसको केवल 10 साल के लिए रखा गया था। 25 जनवरी 1960 को उसे समाप्त हो जाना था, लेकिन 10-10 साल करके अब तक 7 बार बढ़ाया गया है। 7 बार में से एक बार बीपी सिंह ने, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने, एक बार मनमोहन सिंह ने और एक बार नरेंद्र मोदी जी ने। ये 90 से बात का बता रहा हूं। 90 के बाद से जब ये बढ़ाया गया, कभी भाजपा ने मुद्दा बनाया? कभी इनको रोकने का या इसको पारित करने का मुद्दा बनाया? नहीं बनाया। आगे चलिए, लोकतंत्र में जाति के आधार पर यानी जन्म के आधार पर चुनाव लड़ने से रोक देना, जाति या जन्म के आधार पर चुनाव लड़ने से रोक देना संविधान के खिलाफ है। जो कोई भारत का नागरिक है वो कहीं भी किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो लोकसभा विधानसभा का आरक्षण था वो केवल आपवादिक रूप से और 10 साल के लिए था। वर्ष 1956 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित हैं, अप्रैल में लुधियाना में भाषण देते हैं, वो कहते हैं कि ये आखिरी चुनाव है जिसमें आपकी सीटें रिजर्व हैं, क्योंकि 60 में समाप्त हो जाएगा, अगला चुनाव 62 में होगा, 57 के बाद। आप जो है अपने मताधिकार का सोच समझकर प्रयोग करिए, दलित समाज को कह रहे थे। वर्ष 1960 में फिर एक बार संशोधन करके बढ़ाया गया, 70 में बढ़ाया गया, 80 में बढ़ाया गया, 90 में बढ़ाया गया, 2000 में बढ़ाया गया, 2010 में बढ़ाया गया, 2020 में बढ़ाया गया, अब ये 2030 तक जा चुका है। चलिए, आपने ये तो देखा 7 बार संशोधन हुआ। अब 2 और संशोधनों पर आते हैं जो नरसिम्हा राव ने किया। 2 और संशोधनों पर आते हैं जो नरसिम्हा राव ने किया। 73वां 74वां संविधान संशोधन। वे संविधान संशोधन क्या है? जो नगर पंचायत और क्षेत्र ग्राम पंचायत, उसमें भी जातिगत आरक्षण लगा दिया। अब गांव में आप फला जात के हैं, आप तो चुनाव नहीं लड़ सकते। आप ढमका जात के हैं, आप इस बार लड़ेंगे। और वार्ड मेंबर तक कर दिया। वार्ड मेंबर भी, गांव में भी वार्ड मेंबर होते हैं ना, वार्ड मेंबर तक की सीटें रिजर्व की जा रही हैं। संविधान का अनुच्छेद 15(1) कहता है जात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 15(2) कहता है जात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16(1) कहता है नहीं होगा। 16(2) कहता है नहीं होगा। 29(2) कहता है नहीं होगा। 325 कहता है नहीं होगा। लेकिन सारे कानून तो जातिगत भेदभाव पर बन रहे हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि किसने बदला संविधान, किया जातिगत विधान। मूल संविधान में इस तरह का न तो कोई भाव था, न संकल्पना थी, न प्रावधान था। यह सब कुछ संविधान संशोधन के जरिए किया गया है। और संविधान संशोधन जो किए गए हैं वो या तो कांग्रेस ने किया या भाजपा ने किया। और कांग्रेस और भाजपा इन दोनों को ही, जिसके खिलाफ ये संशोधन किए गए, वे समाज के लोग अपनी पार्टी मानते हैं। और जिनके पक्ष में ये संशोधन है, उस समाज के लोग क्या कहते हैं?
सांपनाथ और नागनाथ। कहते हैं ना, राजनीतिक नारा बाम सेब का है। पहले मायावती जी कभी कहा करती थी, अब बामन मेश्राम कहते हैं कि कांग्रेस सांपनाथ और नागनाथ। तो सांपनाथ और नागनाथ भाजपा कांग्रेस को जो कहते हैं उन्हीं के लिए संशोधन होता है। तो मैंने शुरुआत कहां से की कि अगर कोई कह रहा है कि वोट बैंक के लिए संशोधन हो रहा है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर वोट बैंक के लिए लोग संशोधन करते तो उसका प्रचार करते। ये छुपे तौर पे संशोधन कर रहे हैं, बिना पब्लिक डिबेट में लाए। 370 को बदले तो 40 साल सुनाए ना, वो वोट बैंक के लिए था, वो आपको वोट बैंक बनाने के लिए था। अनुच्छेद 44 के नाम पर राजनीति करते हैं, बताते हैं, यानी वो वोट बैंक के लिए था। आतंकवाद हटाएंगे, वो वोट बैंक है, देश का मुद्दा भी हो सकता है। लेकिन जिस किसी कार्य को नेता चुपके से कर दे रहे हों, हम आप ये कहना छोड़ दें कि वो वोट बैंक के लिए है, तो अगर वोट बैंक के लिए भी नहीं है तो क्या है? उससे भी कोई बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी साजिश का वह एक उपकरण है। वहां तक सोचना होगा, खोजना होगा। अन्यथा कांग्रेस और भाजपा की सरकार है, जिसको कहा जाता है, सारे समाज के लोग कहते हैं, सवर्ण समाज के लोग भी कहते हैं और गैर सवर्ण समाज के लोग भी कहते हैं कि ये सवर्णों के समर्थन से चलने वाली, बनने वाली पार्टियां और सरकारें हैं। इन्हीं सरकारों ने संविधान में वे 17 संशोधन कर दिए जिनसे आज आप जन्म से लगाए मृत्यु तक प्रतिबंधित हैं। मैंने क्या बताया था कि जिसको आरक्षण कहते हैं वो आरक्षण नहीं, प्रतिबंध है। और इतना तो थे ही, फिर इसके बाद SC/ST एक्ट बना। SC/ST एक्ट पहले बना था 1989 में, राजीव गांधी की सरकार चुनाव में जाने से पहले बनाकर गई, हार गए चुनाव, बीपी सिंह जीत कर आए, अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से 1990 में लागू कर दिया। 1994 में उसकी नियमावली बनाई गई, नरसिम्हा राव जी ने बनाई। उस नियमावली में ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पैसे देने की व्यवस्था नरसिम्हा राव के द्वारा बनाई गई नियमावली में भी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया है और चुपके से क्यों किया, यह सोचने वाली बात है। नरसिम्हा राव की सरकार ने जब SC/ST रूल्स बनाया तो उसमें ऐसे अपराधों के लिए पैसा देने की बात की गई थी जिसमें अंग भंग हो जाए, मर्डर हो जाए, आंख फूट जाए, घर जला दिया जाए, रेप हो जाए, यानी जिसमें कोई दैहिक या भौतिक क्षति हो और उस क्षति को सिस्टम के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए, तब मुआवजा देने की बात की गई थी। वर्ष 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस नियमावली को बदला है, और बदला, संशोधित नहीं किया, प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया पूरे रूलिंग को ही। और उसमें क्या कर दिया, किसी भी अपराध की सूचना देने पर पूरा एक चार्ट बन गया, न्यूनतम 1 लाख से अधिकतम 8 लाख तक के मुआवजे की बात है, जिसमें जितना मुआवजा है उसका 1/4 तो केवल सूचना देने पर मिलेगा। जैसे मैं शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हूं और 2015 में एक संशोधन कर दिया, तो उसको जोड़ दूंगा तब बात समझ में आएगी। 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक संशोधन किया, SC/ST एक्ट संशोधन अधिनियम 2015। इसमें पुराने अधिनियम को 2.5 गुना बढ़ा कर दिया। पहले जितने अपराध थे उसके 2.5 गुना बढ़ा दिए, दंड की मात्रा बढ़ा दी, और ऐसे ऐसे हरकतों को अपराध बनाया गया है। जैसे यही कोई बच्चा ये कह सकता है कि अगर यहां पढ़ाने वाले शिक्षक या मैनेजर शेड्यूल कास्ट के नहीं है, अदर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, तो कह सकता है कि क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट का हूं इसीलिए मुझे कोने की सीट में बैठाए थे, और ये इसमें अपराध है। अभी चूंकि किसी पर लगा नहीं, इस नाते लोग नहीं जान रहे हैं, लिखा हुआ है रेस्टोरेंट में या पब्लिक प्लेस पर बैठाने में कोई भेदभाव करता है वो भी अपराध है, ये भी लिखा हुआ है। मैंने उस पर भी किताब लिखी है, और वो किताब एकेडमिक है, अभी वो पब्लिक को जगाने के लिए नहीं लिखी गई, परीक्षा के लिए लिखी गई थी। तो उसमें अब इस तरह की शिकायत कर देना कितना आसान है। कोई भी विद्यार्थी अगर नाराज हो गया और जाके शिकायत कर दिया तो क्या होगा, इस अपराध के लिए 1 लाख के मुआवजे की भी बात है, क्योंकि कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसमें 1 लाख से कम के मुआवजे की बात हो। वो जाके सूचना देगा, 25,000 उसको तुरंत मिलेंगे। और अगर कहीं पुलिस रिपोर्ट लग गई, चालान फाइल हो गई, चार्जशीट लग गई, तो 1 लाख का आधा यानी 50,000 और मिल जाएंगे। 75,000 छोटे से छोटे मामले में 75,000 थाने से मिलेंगे, और इधर इस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल का राइट नहीं है। तो अब आप जरा बताइए कि ये जब कानून बनाया गया 2015 के दिसंबर में, ये वाला, और नियमावली जो पैसा देने वाली थी फरवरी 2016 में,
उस समय आप में से किसी ने सपने में भी सोचा था कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार को 2014 में हम लोग चुने थे, वो इस तरह का कानून बना रही है? देश में कोई समाज, हमारा दलित भाई मांग कर रहा था, ऐसे संशोधन की मांग थी? नहीं थी। ये तो यूजीसी बन गया तो लोग सुनने लगे, नहीं तो सुनेंगे ही नहीं। तो आप इसको गूगल करके देख लीजिए। और स्थिति यह है कि जब कोई फंस जा रहा है तब भी वो छुपा रहा है। सवर्ण समाज के लोग अभी अपने को मुझ पर ताव देते हैं ना, हमारे पर कैसे कोई केस लिखा दिया, जैसे हमारे ही मैसेंजर पर भर भर कर गाली आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, आंख मूंद लेते हैं, अवॉइड कर दो, क्योंकि आपको जो गाली आती है आप जवाब नहीं दे पाएंगे। एक बार हमारी प्रोफेसर रतनलाल जी से बात हो रही थी चैनल पर, बहुत बड़े दलित चिंतक अम्बेडकरवादी हैं, तो उन्होंने कहा त्रिपाठी जी हमारा तो फार्मूला जान लीजिए, हम तो कहते हैं कि हम दलित हैं, अगर कोई हमसे भेदभाव करेगा और कहीं कोई दिक्कत करेगा तो पहले तो हम वहीं पटक के खांचेंगे, फिर थाने में जाएंगे बाद में। हमने कहा प्रोफेसर साहब जा रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, क्या? हमने कहा यही तो हमारे आपका फर्क है कि आपको दो दो विकल्प है, आप वहां भी खांच सकते हैं और थाने भी जा सकते हैं, हमारे लिए थाने जाने का कुछ विकल्प ही नहीं, और अगर यहीं खांच करके बदला लेने तो हम थाने पहुंचा दिए जाएंगे, जेल में। तो उनको समझ में आ गया कि वो कैसी बात कहां कर रहे हैं, और ये वीडियो बहुत बहुत हिट हुई थी। ये बात 2024 के शुरुआती दौर की है। तो हमारे भाइयों बहनों, आप लोग समझिए कि जिसको आप अपना समझ रहे हैं वो आपके उसी के समय में वो सत्ता में है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन, उसके पहले कांग्रेस, सब हमारी पार्टियां हैं, और फिर भी हम कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? न्यायपूर्ण वितरण हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जिसका बच्चा योग्य होगा आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जेल में भेजने के लिए प्रावधान लिख दिए जाए। यही फैजुल्लागंज की बात है। फैजुल्लागंज है, ये आपका जानकीपुरम की घटना है, बहुत स्पष्ट पता नहीं बता रहा हूं मैं, मोहल्ला बदल कर बता रहा हूं जानबूझकर। जब मैं SC/ST पर अपने चैनल पर रिपोर्ट दिखाने लगा कि कोई जो SC/ST एक्ट से पीड़ित हो बताए, तो यहां की एक शिक्षिका ने, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका हैं, बहुत अब इसके आगे नहीं बताऊंगा, उन्होंने रो करके फोन किया और कहा त्रिपाठी जी हमारे दर्द को कैसे बताएंगे, बता देंगे तो हम तो बदनाम हो जाएंगे। प्रेशर बनाया जा रहा था उनके ऊपर कि तुम्हारे बच्चों को केस में फंसा देंगे, वरना घृणित कार्य के लिए सहमति दो। अगर एक जगह से ये बात आ गई है तो कितनी जगह ये घटनाएं घट रही होंगी, जरा इसका अंदाजा लगा लीजिए। बहुत घट रही हैं। और ये कानून कौन बनाया? तो एक बात आखिरी कहूंगा, अभी इस टॉपिक पर अब आखिरी बात करूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाई है कि अटल बिहारी वाजपेयी ही अंबेडकर हैं। वर्ष 1990 के बाद सबसे ज्यादा घिनौने संशोधन किए गए हैं। वर्ष 1990 से पहले भी संविधान में संशोधन किए गए थे। एक 1951 में किया गया शिक्षा में आरक्षण करने के लिए, और फिर केवल 334 को बढ़ाने वाले संशोधन हुए थे। वर्ष 1990 के बाद प्रमोशन में आरक्षण, सीनियरिटी में आरक्षण, बैकलॉग, मेरिट कर्टेल करने का संशोधन, ये सारे चीजें कर दी गई। फिर SC/ST बढ़ाया गया, ये सारे किए गए, और इसी बीच आम जनमानस में भर दिया गया संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों भरा गया? ताकि सवर्ण समाज ये मान ले कि ये इसलिए संविधान में ये सब है क्योंकि अंबेडकर ने लिखा है। कहीं अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान नहीं लिखा था। ये अटल बिहारी वाजपेयी के संशोधन केवल हटा देंगे, आधे से ज्यादा प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे, और नरेंद्र मोदी के जो काले कानून हटा देंगे तो यह देश खुशहाल हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को हमने अपना नेता माना है। अभी अगर मैं कुछ ज्यादा देर तक बोल दूं तो यहीं से आवाज आ जाएगी, तो ये नहीं तो कौन? तो मैं पूछूंगा कि ये नहीं तो कौन किस भाव से पूछ रहे हैं कि और सख्त कानून कौन बनाएगा इनके अलावा? आखिर कौन क्यों पूछ रहे हैं? एक और घटना का जिक्र करूंगा। यहां मेजर साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, तमाम सेना के हमारे साथी हैं। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, और कारगिल युद्ध से पहले क्या हुआ था? भारत में सरकार एक ओर से गिर गई थी 21 अप्रैल 1999 को। उससे पहले क्या हुआ? 19 फरवरी 1999 को लाहौर बस यात्रा हुई थी।
तब मैं इसी लखनऊ में रह के तैयारी कर रहा था। एक एक तारीख याद है। 1999 को 20 फरवरी को लाहौर बस यात्रा हुई थी और उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद सरकार गिर गई अटल बिहारी वाजपेयी की। वो लाहौर बस यात्रा क्यों हुई थी? भारत पाकिस्तान के रिश्ते को बहुत अच्छा करने के लिए। मैंने बहुत लंबी कविता लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में, एकदम ऐसे रेडियो से सुन रहा था उसी समय कविता लिख दिया। अटल तो अटल हैं, अटल हो तो ऐसे, अमन की खातिर अटल जी हैं जैसे, अटल जी हैं शांति मित्रता हैं, कभी हैं जो लिख ना सके हम वो ऐसी छवि है। कहते कि उनका है जीवन न अकेला, न बीबी न बच्चे न घर का झमेला, पर सच है कि उनके करोड़ों हैं भाई, करोड़ों हैं बहनें, करोड़ों हैं माई। चली है गाड़ी दिल्ली से जो भारत की राजधानी है, पहुंची है बाघा स्थल जो भारत पाक निशानी है, खड़े वहां शरीफ प्रतीक्षारत अगवानी करने को, दौड़ पड़े हैं अटल बिहारी उन्हें अंक में भरने को। मिलते भारत पाक अंक भरे ऐसा करतब दिखलाया, अर्ध सदी बीते पर दोनों परचम एक संग लहराया, किया भूमि का रंग श्वेत सरहद का रंग भी बदला है, जनगण मन लो सुनो पाक में कैसा अदला बदला है। बहुत लंबी कविता मैंने तत्काल लिखी थी, ये मेरी खुद की लिखी कविता है। लेकिन फिर जब सरकार गिर गई, एक वोट से गिर गई 21 अप्रैल 1999 को, तो मई में कारगिल अटैक हो गया। मई में 7 मई 1999 को खबर मिल गई सरकार को कि कारगिल में मेजर साहब कैप्टन साहब लोग हैं, थोड़ा सा गूगल करेंगे तो सब लोग जान लेंगे इस बात को। आप लोग तो खैर उस समय सेवा में रहे होंगे, जूझे होंगे, देश को सुरक्षित किए होंगे। 7 मई 1999 को सरकार कहती है, वो सरकार जो केयर टेकर थी उस समय, वो कहती है देश पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। अब पाकिस्तान का सेना प्रमुख कौन था? परवेज मुशर्रफ। वर्तमान राजनीति पर लाऊंगा, समझिएगा जरा। इसके बाद युद्ध हुआ, हमारे लखनऊ ने भी अपना लाल खोया, कैप्टन मनोज पांडे शहीद हुए, भारत भर के हर कोने से हर समाज हर जात के लोग शहीद हुए, शहादत दिए। मैं कारगिल घूम कर आया हूं, देख कर आया हूं, मुझे अवसर मिला है, 2022 में गया था। अच्छा तो जी, तो मैं वो देखा हूं जहां गाड़ियां आप लोगों की जा रही थी, ऊपर से गोले गिरते थे। अब जरा एक बात बताइए, उस युद्ध का हमारे लिए नायक हमारे फौज और हमारे लिए खलनायक परवेज मुशर्रफ, क्योंकि बाद में साबित हो गया कि नवाज शरीफ को तो पता भी नहीं था। और परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति कब बनता है? परवेज मुशर्रफ तख्ता पलट करके 12 अक्टूबर 1999 को राष्ट्रपति बन जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री कब बनते हैं? 12 अक्टूबर के एक दिन बाद 13 अक्टूबर 1999 को। मैंने पहले ही कहा था, एक अच्छा 5 में जब था तब की भी राजनीति पूछेंगे तो एक दिन की बताऊंगा। ये तो तब की है जब मैं युवा हो रहा था। 12 अक्टूबर को पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, उस युद्ध का खलनायक राष्ट्रपति बन गया उस देश में। और हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जिनको हम लोग नायक मान रहे थे क्योंकि वो जीत गए थे युद्ध, वो 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं दिल्ली में। शुरुआत में क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भी तख्ता पलट को मान्यता हम नहीं दे रहे थे। और क्योंकि परवेज मुशर्रफ हमारा लिए शत्रु था विशेष तौर से, इस नाते भी उसके राष्ट्रपति बनने को हम मान्यता नहीं दे रहे थे। हम ये कह रहे थे कि परवेज मुशर्रफ को हम राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। उस समय के अगर आप सार्क शिखर सम्मेलन की घटनाओं का गूगल करके देखेंगे, काठमांडू में सार्क शिखर सम्मेलन होना था, चाइना के रास्ते से परवेज मुशर्रफ आया था और अटल जी उससे बात नहीं किए थे 2001 की शुरुआत में। लेकिन 2001 की मई में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। 2001 की मई, 1999 की मई में हमला करने वाले को 2001 की मई में यही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करती है, आगरा शिखर सम्मेलन 21 मई सन 2000। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे डॉट से डॉट नहीं मिलाए जाएंगे? अभी अगर हम कह दें फलाना पार्टी को हम वोट देंगे, उसकी पीछे की 5 साल पहले की वीडियो निकालकर हमारे दिमाग में कचरा भरोगे। वो तो महज 2 साल पहले हमला कर रहा था ना। वर्ष 1999 में जो पाकिस्तान में तख्ता पलट किया है,
जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से राष्ट्रपति बना है, जिसको हमें मंजूरी नहीं देनी थी, उसको 2001 में आगरा में शिखर सम्मेलन करके हम रेड कार्पेट बिछाते हैं। कभी हमने सोचा? इतने सारे संशोधन कर दिए, 82वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन, ये सारे संशोधन करके जातिवादी आरक्षण बढ़ाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की हम लोग स्तुति गायन करते रहे, हमें सूचना क्यों नहीं दी? तो इसलिए मैं दो बातें कहूंगा कि जो जिस रूप में दिख रहा है उसी रूप में वो होगा, जिस रूप में आप उसको मान रहे हैं उसी रूप में वो है, ये जरूरी नहीं है। थोड़े सतर्क हो जाइए। केवल चाणक्यवंशी कह देने से आप चाणक्यवंशी नहीं है। रक्तवंशी हो सकते हैं, गुणवंशी नहीं है। और भारत का हर व्यक्ति चाणक्यवंशी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण समुदाय में पैदा तभी होगा, हर कोई इस गुण को धारित कर सकता है। सतर्क होना पड़ेगा। तो वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद जब सरकार चुनाव जीतती है, अक्टूबर में सरकार बनती है, पहले ही सत्र में आरक्षण पारित होता है, 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1999 है। वर्ष 2000 के 25 जनवरी को SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो रहा था, तो सरकार पहले ही सत्र में पारित करती है। मुद्दा बनाए थे कभी? 370 हटाओ का मुद्दा बनाकर हमको तुम बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहे। 44 को तुम कॉमन सिविल कोड बनाओगे, कॉमन सिविल कोड बनाओगे कहकर के हमारा वोट लिए। ये जो किए इसके लिए वोट मांगे, और जब कर भी दिए तो बताए। तो इस बात को भी निकाल दीजिए कि महज वोट बैंक के लिए हो रहा है। महज वोट बैंक के लिए नहीं हो रहा है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं इतना बता दूं। अभी आप कार्सन के बारे में जाकर पढ़िएगा। कार्सन अंबेडकर के गुरु, मैंने वीडियो बनाई है, उत्तरी आयरलैंड का विभाजन करता, उसके जैसे टाई पहनते थे, उसके जैसी कोट पहनते थे, उसकी ही जैसी मूर्ति लगवाई गई है अंबेडकर की। कार्सन की मूर्ति देखिए, आयरलैंड का नेता है। और मैं कार्सन को कहां से खोज लिया? जब मैं संविधान सभा की डिबेट पढ़ रहा था तो अंबेडकर बार बार कार्सन का नाम लेकर धमकी देते थे बहुसंख्यक नेताओं को, सरदार पटेल जी को। तो मैंने खोजना शुरू किया कि कार्सन कौन था। कार्सन उत्तरी आयरलैंड का वो नेता था जिसने आयरलैंड की आजादी के खिलाफ देश का बंटवारा करा दिया। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें बस इतनी भर हैं, तो गलतफहमी में है। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर वोट बैंक के लिए ही ये होता तो उसका प्रचार भी तो किया जाता ना। ये संशोधन चुपके से क्यों हो रहे हैं? ये बहुत गहरी बात है, इस पर अभी और सोचना है और समझना है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल करना है, किससे? अपने सांसद विधायक से, कि जब ये कानून पारित हो रहे थे, चाहे किसी भी पार्टी के हों, जब ये कानून पारित हो रहे थे तो उस समय आप क्या कह रहे थे? आपने पढ़ा था इस बिल को कि हमारे खिलाफ कोई शिकायत भर कर दे तो हम जेल में चले जाएंगे, और कोई शिकायत कर दे और हम जेल में जाएं तो इसका असर क्या होता है कि हमको 4 गाली देगा तब भी हम चुप रहेंगे। यानी उस शिकायत करेगा, जेल में जाएंगे तो उसकी पावर हो गई ना, लेकिन उस पावर का प्रभाव उसके आगे पीछे होगा ना। बारिश हुई तो बारिश के बंद होने पर कीचड़ रहेगा ना, कि खत्म हो जाएगा? तो आप इस तरह से अगर देखेंगे तो SC ST एक्ट को जितना ज्यादा इन लोगों ने बढ़ा दिया, वो केवल वोट बैंक के लिए नहीं है, क्योंकि कहीं दलित समुदाय उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहा था। आंदोलन किया था 2018 में, जिसके बाद मामूली संशोधन करके काशीनाथ महाजन के निर्णय को बदला था। एक बात और कहूंगा, इस किताब में हमने लिखा है कि जितने भी संविधान संशोधन किए हैं, तमाम लोग कहते हैं कि संविधान संशोधन जब हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पलटने के लिए ही तो संविधान संशोधन किए गए। वर्ष 1951 का पहला संविधान संशोधन, अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन, उसको पलटा गया। 2005 में 97वें संविधान संशोधन के जरिए प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण किया गया। PA इनामदार के केस के जजमेंट को पलटा गया। ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, या जो बैकलॉग की वैकेंसी है, 81 का 81st अमेंडमेंट है, इंदिरा साहनी के केस को पलटा गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने पलटा। ये सारी बातें इसमें दस्तावेज में लिखी हैं। और एक बात और कहूंगा, चूंकि संविधान पर चर्चा हो रही है, यह संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह संविधान, आप जो IAS के एस्पिरेंट हैं ध्यान देंगे, संविधान हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है ना। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में एक नागरिक के पास, एक व्यक्ति के पास 4 अधिकार हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता, और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता।
ठीक है, ये 4 हैं। हम हिंदू हैं, हम अल्लाह को नहीं मानते, तो हम एक ढोल ले लें और मस्जिद के सामने खड़े होकर बजाएं, हम अल्लाह को नहीं मानते, हम अल्लाह को नहीं मानते। क्या इसकी स्वतंत्रता संविधान देता है? तो फिर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं कैसे पढ़ी जा रही है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, हम गौरी गणेश को नहीं मानते। यह धर्म प्रचार नहीं है, यह धर्म को नकारना है, और धर्म के नकारने की स्वतंत्रता हमारा संविधान नहीं देता है। ये लोक व्यवस्था के खिलाफ है, यह अपराध है। ये भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 में और भारतीय न्याय संहिता के रूप में जो 2023 में लिखी गई उसके भाग 16 में अपराध है, दंडनीय है। लेकिन सरेआम अंबेडकर की ये प्रतिज्ञाएं पढ़ी जाती हैं। आप जिस धर्म को मानते हैं उसका प्रचार करने का हक रखते हैं संविधान में, जिन धर्मों को नहीं मानते उनको नकारने का अधिकार आपको नहीं है। यह भी इस किताब में हमने लिखा है। अगली बात पर आते हैं, मूल निवासी बनाम विदेशी। मूल निवासी जातिगत आधार पर हो रहा है ना, वंशगत आधार पर, जातिगत आधार पर। हम सब मूल निवासी हैं, ये विदेशी हम मार के भगा देंगे। ये अपने आप में हिंसात्मक, दंगात्मक पुकार है कि नहीं है? ये आगे चल करके गृह युद्ध को जन्म देगी कि नहीं देगी? जब इस देश के संविधान में नागरिकता लिखी हुई है और नागरिक जो कोई भी है उसको, हर एक नागरिक को बराबर अधिकार है, और कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है कि नहीं ले सकता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार से प्राप्त शक्ति से भारत की संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। उसके अनुसार भारत की नागरिकता कोई विदेशी भी ले सकता है। सोनिया गांधी ने ली है, मदर टेरेसा ने ली है, मैं बड़े लोगों का नाम बता दिया, बहुत सारे, सबको लेने का अधिकार है। जब कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता ले सकता है और नागरिक बनते ही उसको समान अधिकार हैं, तो भारत के ही लोगों को विदेशी कह करके उनके खिलाफ हिंसात्मक बात कहना और कहने की छूट देना, यह संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? उनको बंद कराने की जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं है? अब हमारे उस बात को पकड़िएगा कि जब मैं कहा था कि 5 साल बाद कैंसर होगा और 6 साल बाद कोई और बीमारी होगी, अभी वो चिंता का विषय तो है ही, उससे बड़ी चिंता का विषय कि 5 साल बाद यहां गृह युद्ध हो जाएगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। क्योंकि जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उन वीडियोज को आप लोग देख लेंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा। वर्ष 2016-17 में जिस समय सब कुछ सही चल रहा था आपके देखने में, उस समय भी मैं ऐसे ग्रुप में कोई खास ग्रुप नहीं होता है, आप अंबेडकरवादी ग्रुप में जुड़ जाइए ना, फिर देखिए वहां क्या चलता है। ब्राह्मण की फोटो बना दी गई है, वो जनेऊ पहना है, सिखा रखा, उसके ऊपर एक जूता पहन के ऐसे उसके सिर पे जूता रखा हुआ है। मैंने कई ऐसे लोगों को भेजा कि आपकी सरकार सबको लेकर चले, जरा इन लोगों पे रोक लगाइए। मैं ये नहीं मानता कि सारे दलित ऐसे स्वभाव के हैं, नहीं है, लेकिन जहरीली विचारधारा जो फैला रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन सरकार ने क्या किया, उसी समय SC/ST को मजबूत कर दिया, एक्ट को। तो इसका मतलब है कि सरकार एक तरफ रोक भी नहीं रही है, दूसरी तरफ हमें रोक रही है। जिनके खिलाफ हिंसात्मक नारे लग रहे हैं उन्हीं को रोक भी रही है। और अभी कल की बात है, और ये नितांत राजनीतिक बात कर रहा हूं, आपकी प्रतिक्रिया नहीं चाहूंगा, जाकर मूल्यांकन करिएगा, चाहे उस पर समझिएगा या मेरी बात को छोड़ दीजिएगा, आपके ऊपर है। कल 7 अगस्त की तारीख थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया है अपने आवास से ही, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 1905 में बंग भंग के खिलाफ जो आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन, उसका जिक्र उन्होंने किया है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है, और फिर वहां से सीधे चले गए बुनकरों की बात करने लगे। ऐसे वीडियो चल रहा है, उनके गमछे बहुत सारे रखे हुए हैं, उसमें से एक गमछा उठाते हैं, रखते हैं और बोलते हैं बुनकर भाई हमारे लिए गमछे बुनते हैं, ऐसी चीजें बुनते हैं, आप लोग खरीदिए। तो हरियाणा के चुनाव में जाटों को अलग किया गया था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में यादवों को अलग किया गया था। अब जिसको छांटा जा रहा है वो लोग समझ लें। और जब उनको छांटा गया था तो उनके साथ दूसरा और तीसरा वर्ग खड़ा था। आपके खिलाफ जब छांटा जाएगा और ये सरकार छांटेगी तो कौन खड़ा है ये सोचना है आपको। इसके लिए बुद्धिमानी क्या है कि आप अपने हिसाब से इसी समाज में साथी तलाशिए।
जो परवेज मुशर्रफ को अपना साथी बना दिया, वो हमसे कहता है कि उनसे तुम दोस्ती क्यों करते हो। मैंने परवेज मुशर्रफ की बात क्यों सुनाई? क्योंकि वही लोग सवाल पूछ देते हैं कि अच्छा इनसे तुम दोस्ती करोगे, ये नहीं तो ये। अरे जब तुम परवेज मुशर्रफ को बुलाकर रेड कारपेट पर बैठा सकते हो, तुम हमारे लिए तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार वाले मायावती को मुख्यमंत्री बना सकते हो। 2003 से 2007 तक जो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, भाजपा के समर्थन से थे, क्योंकि 2003 में प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो गवर्नर किसका था? भाजपा का। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? भाजपा के केसरीनाथ त्रिपाठी। और बसपा ने और भाजपा ने समर्थन दिया ही नहीं, तो बिना बहुमत वाली सपा के सरकार कैसे बनी? बसपा को तोड़ा गया था, और जो टूटे थे विधायक, उनके खिलाफ मायावती जी ने आवेदन किया था विधानसभा स्पीकर को कि इनकी सदस्यता को समाप्त करिए, उनका वोट मत गिनिए। पूरा कार्यकाल बीत गया, गिना ही नहीं गया, उनकी सदस्यता समाप्त ही नहीं की गई। इस तरह से मुलायम सिंह यादव की सरकार भाजपा ने बनवाई है। तो जब कभी आपसे पूछा जाए ये नहीं तो वो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तो आप भीड़ मत बनिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। बातों को जानिए, तथ्यों को जानिए, और उसके हिसाब से वर्तमान समस्या को समझिए और आगे अपने लिए विकल्प चुनिए। धन्यवाद।